हाँ जी, चलो आ गए सब। यस सर। तो स्टार्ट Yes, करते sir. हैं। यस सर। Yes, लास्ट क्लास में जो लास्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार बता दें। हमने एक चीज पढ़ा था पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? वी डी इसको लिखते थे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई टाउ अपॉन 2m था। ये क्या बता रहा था कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो, एक्सटर्नली अप्लाइड कोई बाहर से पोटेंशियल हो और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये उनकी स्पीड है। साथ में इसमें जो करंट फ्लो होता है आई, दैट इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। ठीक है, इसमें आपको जो एन था, एन ये था आपको फ्री चार्ज डेंसिटी। दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जिस कंडक्टर में एन ज्यादा होगा उसमें करंट थोड़ा ज्यादा फ्लो करेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस पे पहले एक एग्जांपल देखो। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 16 एम्पियर का करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सपोज 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यार ये लोग वीडियो क्यों ऑन करके बैठ जा रहे हो? एरिया दिया हुआ है एफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए। ये जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर के रेंज में होता है। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड एन फ्री चार्ज डेंसिटी। इस तरह के सवाल बहुत कॉमन होते हैं। देखो, अगर एन निकालना है तो क्लियरली यहाँ से आई बाई कितना हो जाएगा, ए इंटू वी डी इंटू ई हो जाएगा यहाँ से। इससे हमको एन का आइडिया भी मिल जाएगा। ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -2, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, अब ये 1.6 इससे कट जाएगा, 10 हो गया, ये हो जाएगा 2 से जाएगा तो 5। यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली डाटा आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 है ना, तो 19 और 6 25, 25 2 27, 27, और यूनिट होगा पर मीटर क्यूब। समझे? तो इससे एक बेसिक आइडिया लग गया कि किसी भी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत लार्ज होता है, 10 टू द पावर 26, 10 टू द पावर 27 के रेंज में आता है। ठीक है, दूसरा ये आइडिया लग गया कि कभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वायर के अंदर, ये हमेशा मिलीमीटर और सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे जल जाता है? बल्ब तक तो इलेक्ट्रॉन को जाने में टाइम लगना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि जब हम कहीं स्विच ऑन करते हैं किसी सर्किट में, तो पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और उस समय पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। तो स्विच वाला इलेक्ट्रॉन भले ही आपको बल्ब तक बहुत देर में पहुंचे, लेकिन बल्ब के फिलामेंट में पहले से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो मूव कर रहा होगा। तो पूरे वायर में उसी समय इंस्टेंटेनियस करंट सेटअप हो जाता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है करंट डेंसिटी। ठीक है, देखो करंट डेंसिटी को हम लोग J लिखते हैं एंड दिस इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया होता है ये। ठीक है, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है। जैसे अगर ये कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया हुआ है और यहाँ से करंट I पास हो रहा है और एरिया A है, तो J इक्वल टू I अपॉन A हो गया। ठीक है, नाउ ये जो फॉर्मूला है ये तब लगाते हैं जब J यूनिफॉर्म हो। अगर आपको निकालना है ऐसे I J दिया है और I निकालना है, तो I का रिलेशन जो J से होता है वो ये होता है DI इज इक्वल टू J डॉट ds। नाउ J जो है, ये जो करंट डेंसिटी मैंने लिखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा और J का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। हालांकि करंट स्केलर है, ठीक है, बट करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो DI इज इक्वल टू J डॉट ds हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपको करंट निकालने के लिए कहा जाए तो ये इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds होगा। What is बट इफ J इज यूनिफॉर्म, ठीक है, J अगर यूनिफॉर्म है, J यूनिफॉर्म है, तो आप इसको सिर्फ I इक्वल टू J इंटू एरिया भी लिख सकते हैं। अगर आपका J करंट डेंसिटी पूरे एरिया पर सेम है, यूनिफॉर्म है, देन I कैन बी रिटन एज J इंटू ds का इंटीग्रेशन A लिख देंगे। ठीक है, वो ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला। तो याद रखना है करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या होगा, वो यूनिट तो यहीं से पकड़ में आ जा रहा है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। ना अब बात करते हैं, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सपोज एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट की वैल्यू I2 है और यहाँ पर करंट का वैल्यू I1 है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एरिया बड़ा है। यहाँ पर मान लीजिए J1 है करंट डेंसिटी, यहाँ पे करंट डेंसिटी J2 है। ठीक है, साथ में अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2 है, तो हमें कंपेयर करना है कि जब इस कंडक्टर में, इस तरह के वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 I2 J1 J2 V1 V2 में क्या रिलेशन है। दैट मीन्स कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बराबर है। तो देखो I1 और I2 जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। रीजन, करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि कंडक्टर के यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज इन होगा पर सेकेंड, उतना ही चार्ज आउट भी होगा पर सेकेंड। जैसा फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो, उसी तरह से। तो क्रॉस सेक्शन वेरिएबल होने से करंट वेरिएबल नहीं होता है। करंट पूरे कंडक्टर में हर जगह करंट हमें सेम मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ I1 अगर है, यहाँ I2 है, तो I1 I2 सेम होगा। लेकिन J जो होता है वो चूंकि करंट बाय एरिया होता है और एरिया यहाँ बड़ा है, तो जहाँ एरिया बड़ा है वहाँ करंट डेंसिटी कम होगा। ठीक है, तो J1 विल बी लेस देन J2। अब देखो करंट इज ऑल्सो NAVD into E।
अब दोनों जगह करंट आपका ऑलरेडी सेम है, मेटल है तो इसका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो यूनिट वॉल्यूम तुम चाहे यहाँ लो या यहाँ लो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह सेम होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हर जगह सेम है, बट एरिया दोनों जगह अलग अलग। तो देखो जहाँ एरिया बड़ा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो जहाँ एरिया बड़ा है वहाँ वेलोसिटी कम होगा, तो ये जो बड़ा वाला एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम होगा, और छोटे वाले एरिया में जहाँ एरिया छोटा होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि चूंकि यहाँ एरिया बड़ा है तो गेट बड़ा है, पर सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन को मान लो कि यहाँ से क्रॉस करना है, उन्हीं 100 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भी पर सेकंड में क्रॉस करना है। तो यहाँ जगह कम है तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भाई थोड़ी ज्यादा होगी, फास्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या है कि स्पेस ज्यादा दे दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा रिलैक्स होके निकल जाएंगे। ठीक है, तो गेट जहाँ पतला होगा, एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फंडा है, A1V1 इक्वल टू A2V2। फ्लूइड में भी होता था, पाइप का मुंह जहाँ पतला होता है वहां पर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, वही कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, और साथ में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नाउ V और I में क्या रिलेशन होता है, उसके लिए पहले हम लोगों को एक कंडक्टर बनाना होगा। सपोज यहाँ पर मैंने कंडक्टर ले लिया इस तरह से, ये आपका कंडक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, इससे ऐसे वायर निकाल लिया और यहाँ पर बैटरी लगा दिया। बैटरी का काम होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कराना। देखो यहाँ हमने इस तरह से एक बड़ा और एक छोटा डंडा बना दिया। ये बड़ा वाला जो होता है हाई पोटेंशियल के लिए, छोटा वाला लो पोटेंशियल, ये बैटरी का ईएमएफ या वोल्टेज भी है। अब इसमें क्या होगा कि करंट जो फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे वीडी से। ठीक है, अच्छा, ये लेंथ एल ले लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए ले लेते हैं। अब देखो क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आई से। आई इक्वल टू क्या पढ़ा था, एन ए वी डी इंटू ई, यही था। अब इसमें आई बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं जे इक्वल टू एन इंटू ई, और वी डी जो होता है वो ई टाउ अपॉन 2m होता है। ठीक है, ई टाउ अपॉन 2m। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, J इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा इंटू ई। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ये आपका असली ओम्स लॉ है। दिस इज योर ओम्स लॉ। अब इसमें सिग्मा हमने किसके बदले लिखा है, सिग्मा इज ए कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, यहाँ वाला जो स्टार्टिंग वाला टर्म है ना इसके बदले। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपका एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है।
ये वो फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी कंडक्टर कितना कंडक्टिंग है, ठीक है। Ne स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n फ्री चार्ज डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कि दो कंजिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एवरेज क्या टाइम ले रहा है, ठीक है। तो जिसका n हाई होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। उससे क्या मिलेगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें जो करंट डेंसिटी आएगा दैट J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है मेटल के लिए। तो ये असली वाला ओम्स लॉ है, बट इसको हम लोग बदल करके V इक्वल टू आई आर में भी कन्वर्ट करते हैं। देखो V इक्वल टू आई आर कैसे आता है। हम लोग क्या करेंगे कि J की जगह लिख सकते हैं I अपॉन A, ठीक है, सिग्मा को रहने देते हैं, और E की जगह यहां से यहां का अगर आपको लेंथ ये दिया हुआ है, ये वाला लेंथ हमने L ले लिया है ना, ये वाला, ये लेंथ L है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हुआ होगा E, वो लिख सकते हैं V बाई एल, या V इज इक्वल टू E इंटू एल लिख सकते हैं, V इक्वल टू ED जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो E की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा E की जगह V बाई एल। अब यहाँ से लिखेंगे V इज इक्वल टू I, ठीक है, 1 बाई सिग्मा, ये वाला सिग्मा नीचे गया, इंटू L अपॉन एरिया, ऐसा कुछ है। नाउ 1 बाई सिग्मा, सिग्मा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो 1 बाई सिग्मा को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो इसको लिख दिया हमने रो L बाई एरिया, ठीक है। तो यहां से फिर आ गया V इज इक्वल टू I इंटू रो L बाई एरिया को हम लोग लिखते हैं R, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओम्स लॉ जो हम लोग न्यूमेरिकल में अक्सर देखते हैं, V इक्वल टू आई आर। अब इस V इक्वल टू आई आर में देखो यहाँ पे ये जो रो टर्म आया है, ये रो असल में क्या है, 1 बाई सिग्मा है, और 1 बाई सिग्मा का मतलब कितना हो गया, 2m अपॉन n E स्क्वायर टाउ, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस इज योर रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, R जो है यही आपका रेजिस्टेंस है, और R की वैल्यू कितनी हो गई, रो L बाई एरिया, ओके। ये आपका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का, रो L बाई एरिया। इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या सिर्फ हम लोग इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो J इक्वल टू सिग्मा E जो है, ये ओरिजिनल ओम्स लॉ है, उसी से डेराइव होकर ये भी आता है V इक्वल टू आई आर, जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जो V है वो पोटेंशियल नहीं है, वो क्या है, किसी भी वायर या कंडक्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसीलिए न्यूमेरिकल्स में V की जगह कभी कभी डेल्टा V लिखा रहता है। तो डेल्टा V और V सेम चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई तो करंट हो गया, और रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई, जहां रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा। जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी हाई होगा उसका रेजिस्टिविटी लो होगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ माइंड इट, इसमें हम लोगों ने डिराइव करते समय जो कंडक्टर लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ये सिलेंडर की तरह है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो ये लगा लेंगे आराम से। अगर एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो गया या रो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है लिमिट लेके, वैसे वाले भी केस करेंगे। तो सिंपल आर की वैल्यू होती है रो एल बाई एरिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। आपको आज मैंने ऑलरेडी शीट भेजा है, देखो, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दिस इज योर रो एल बाई एरिया, यही है, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला है आपका रो एल बाई एरिया। अच्छा, J इक्वल टू सिग्मा ई जो होता है वो भी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर J रो इंटू ई लिखा है, वही रो इधर जाएगा तो यहाँ से रो हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1/रो, और उसी को लिख सकते हैं J इक्वल टू 1/रो इज सिग्मा ई। ठीक है, J हो गया करंट डेंसिटी। Rho is called resistivity. It is also called specific resistance. Resistivity is 2m by Ne square tau, that is equal to 1 by sigma, that is sigma is called conductivity. Okay? Therefore, current in conductors is proportional to potential difference. अब आता है कि यूनिट क्या होगा। R का यूनिट हम लोग ओम लिखते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ जो है ना साइंटिस्ट के नाम पे है ओम। रो का यूनिट होता है ओम मीटर एंड ऑल्सो कॉल्ड साइमंस, और जो सिग्मा है चूंकि 1/रो होता है तो उसका होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वाला। अब आइए रेजिस्टेंस के ऊपर पहले आपको छोटा मोटा सवाल करना है। तो लॉस को जोड़ोगे कभी? नहीं, लॉस कहाँ से? किराया मान लग रहा होगा एनर्जी का। तू अपना होगे? कौन बोला? चलो भाई म्यूट कर दिया सबको। डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर आर गिवन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अक्रॉस ए बी सी डी एंड ई एफ। ठीक है, इस तरह का कोई कंडक्टर है और बोला जाए रेजिस्टेंस निकालो, तो मान लो ए बी के क्रॉस कहा जाए, इसका मतलब होता है कि अगर करंट ए से इंटर करे और बी से आउट हो, या बी से इंटर करे ए से आउट हो, तो वैसे केस में करंट क्या होगा, तो सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं, जब लिखते हैं रो एल बाय एरिया, तो रो एल बाय एरिया में एल जो है वो लेंथ होता है जिसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में एल का काम कौन कर रहा है, देखो अगर ए से करंट आ रहा है और बी की तरफ से निकलेगा तो एल का काम ये वाला हाइट करेगा, ये लेंथ ये वाला, और ये चीज क्वेश्चन में सी दिया हुआ है। जबकि एरिया का काम जो है ना ये इसका ऊपर छत वाला कर सकता है। तो छत वाले का एरिया निकालना है तो उसका देखो ये लंबाई बी दिया ही हुआ है और ये वाला ए दिया हुआ है, तो एरिया ऊपर का जो होगा आर लिखते हैं ना रो एल बाय एरिया, इसमें रो रह गया, एल की जगह सी आ जाएगा और एरिया की जगह ए बी आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे देखो लिखा है रो सी अपॉन ए बी। अगर सी डी के बीच में कहा जाए, तो सी डी के बीच में कहा जाए तो देखो क्या होगा, सी से अगर करंट जाएगा और डी से करंट निकलेगा, तो लेंथ कौन सा यूज हो रहा है, तो लेंथ ये सामने वाला ऐसे वाला यूज हो रहा है, सी से डी ये वाला लेंथ बी वाला यूज हो रहा है, तो लेंथ बी हो गया, और सामने में ये जो है ये एरिया ले लेंगे। अब ये एरिया के लिए ये सी है और ये ए है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ का एरिया हो जाएगा ए इंटू सी, तो रो एल बाय एरिया लिखना था, तो रो रह गया और लेंथ की जगह हम लोगों ने ले लिया बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए इंटू सी। ठीक है, एरिया हो गया ए इंटू सी। इसी तरह से ई एफ वाला पूछा है, तो ई एफ वाले में क्या होगा कि देखो ई से करंट गया एफ से निकला, तब लेंथ का काम कौन करेगा, लेंथ का काम ये करेगा, ये लंबाई जो है ये दैट इज ए, और एरिया का काम करेगा यहाँ वाला ये वाला। अब उसके लिए ये सामने वाला लेंथ बी है और ये जो ऊंचाई है वो सी है, तो एरिया हो गया देखो बी सी एरिया हो गया और लेंथ की जगह ए हो गया। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप टर्मिनल कहाँ से कहाँ के बीच में ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपको। मान लो ये कंडक्टर है इस तरह से, इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, एंड दिस इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब इसका रेजिस्टिविटी वेरिएबल है, इसमें दे दिया गया कि रेजिस्टिविटी जो रो है दैट इज वेरिएबल।
अब वो रो का कुछ फंक्शन दे देते हैं, सपोज हम दे दिए रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, ठीक है। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। ऐसे तो आर रो एल बाई ए होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपका रो वेरिएबल है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जा करके आपको ऐसे छोटा सा ऐसे एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे x दूरी पर dx। अब ये जो dx थिकनेस आप लेंगे, ये एक छोटा सा एलिमेंट कैसा होगा, देखो ऐसा होगा। ये ऐसा एलिमेंट है असल में, जिसका थिकनेस आपको dx दिया हुआ है। अब इसका पहले अगर सोचो कि एक टर्मिनल इधर से निकाल लिया गया और एक टर्मिनल इधर से, और ये लेंथ dx है, एरिया तो दिया ही हुआ है, तो पहले इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो dr हो जाएगा रो इंटू एल बाई एरिया होता है, एल की जगह आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई एरिया। रो आपका वेरिएबल है तो रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल होगा, ठीक है, इंटू dx बाई एरिया। अब ये जो dr आया वो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस है, तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो R निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dr को। अब इसमें लिमिट जो है वो ऑफ कोर्स कहाँ से कहाँ लगेगी x पे, तो 0 से लेकर l, 0 से लेकर के l तक, ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन a, ये बाहर आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पे कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का x और x बाई एल का x स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, और लिमिट 0 से l है। तो यहाँ से करेंगे तो ये रो नॉट अपॉन ए आएगा, l प्लस एल बाई 2 होगा, और ये हो गया 3l बाई 2, तो ये हो गया 3 रो नॉट l अपॉन 2a। इसी में किसी का डाउट है? तो ये जो जितने भी वेरिएबल वाले केस होते हैं, एरिया बड़ा छोटा हो या रो बड़ा छोटा हो, सब में यही करना है। पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखना है, रो इंटू एल बाई एरिया ही होगा। एल आपका यहाँ मैंने सिर्फ dx लिया है, ठीक है ना, ये पतला सा छोटा सा एलिमेंट था, तो रो इंटू dx बाई एरिया, रो पुट कर दिया और बाद में फिर इसको प्रॉपर लिमिट लेके इंटीग्रेट कर दिया। तो ये आपका रेजिस्टेंस वाला केस हो गया। सपोज ये एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, और इस हॉलो स्फेयर में आपको कहा गया है कि अंदर का जो रेडियस है वो a है और ये जो बाहर वाला रेडियस है वो b है। अब इन दोनों स्फेयर्स के बीच में जो मटेरियल है, ये a हो गया, ये b हो गया, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है। तो आपसे कहा गया है फाइंड रेजिस्टेंस between inner and outer surface, inner and outer surface, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर करंट ऐसे इनर से आउटर सरफेस फ्लो कराओगे तो रेडियली ऐसे फ्लो करेगा। तो इस पर क्या वेरिएबल आपको सोचना पड़ेगा। करंट चूंकि ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, अंदर और बाहर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस बार जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, तो रो नहीं चेंज हो रहा है, रो वेरिएबल नहीं है, इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। तो फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट कैसा लेंगे, तो जैसा है वैसा ही लेंगे, इसमें हम लोग शेल लेंगे। अब वो शेल लेंगे, शेल ले करके फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे, पहले हम लोग ऐसे x दूरी पर जाके एक dx थिकनेस का सेल ले लेंगे, ठीक है ना। तो
तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए x हो गया, और इसका थिकनेस जो है वो dx है। तो ये जो शेल लिखा है इसका पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस शेल का जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे लिखेंगे ना रो एल बाई एरिया, तो देखिए रो तो रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ आपको लेना वो लेंथ जिस डायरेक्शन के रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है। नॉर्मल केस में क्या होता है, ऐसे होता है कंडक्टर, तो लेंथ ये वो लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों टर्मिनल के बीच। तो यहाँ टर्मिनल अंदर और बाहर के सरफेस के बीच में है, तो लेंथ की जगह dx आ जाएगा। और एरिया का मतलब ये हो जाएगा ग्रीन वाला, ये जो हमने शेल लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जो डी आर हमने निकाला ग्रीन वाले शेल का, इसी को अब इंटीग्रेट करना है। तो आर लिखेंगे डी आर। अब इसमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो ए से लेकर के बी तक, अंदर का सरफेस है वहां से बी तक। अब देखो रो बाई 4 पाई कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, और लिमिट है आपका ए से बी। यहाँ से पुट कर देंगे तो रो बाई 4 पाई आ जाएगा, और माइनस बाहर आ जाएगा 1 बाई बी -1 बाई ए, फिर माइनस को अगर अंदर ले लो ये आ जाएगा रो इंटू बी माइनस ए, ऐसे तो आता है ए माइनस बी, बट माइनस अंदर कर दिया तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई ए बी। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया अंदर और बाहर सरफेस के बीच में। तो इस तरह के केसेस ही आपको जेई वगैरह में मिलेगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया वेरिएबल हो या रो वेरिएबल हो। अगर दोनों सेम है, मतलब रो कांस्टेंट है एरिया कांस्टेंट है, इस तरह का केस हो तब तो कोई जान ही नहीं है, इसमें रो एल बाई ए कर दो रेजिस्टेंस आ जाएगा। नोट कर लो। अब आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम इसमें फिनिश हो रहा है 40 मिनट्स का।